In this video lecture, we will study the photosynthesis in higher plant, chapter number 13 of class 11th. So first of all, we will see the definition. Photosynthesis is a process by which green plants synthesize organic food by using carbon dioxide, water as raw material in the presence of sunlight. ये तो एक सिंपल डिफिनीसन हुई फोटोसिंथेसिस की, जो लगभग हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट अपने ऑर्गेनिक फूड को, जो कि ग्लूकोज होता है, उसे बनाते हैं, जिसमें सनलाइट, वाटर और CO2 का यूज़ करते हैं, और उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है और H2O के कुछ पार्ट रिलीज़ होते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। फोटोसिंथेसिस को ही बोला गया है इट इज़ द फिजिको केमिकल प्रोसेस, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस, एंडरगोनिक प्रोसेस और ऑक्सीडो रिएक्शन प्रोसेस। नीट के हिसाब से नीट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिको केमिकल फोटोसिंथेसिस को इसलिए बोला गया है क्योंकि फिजिको केमिकल वर्ड दो वर्ड से मिल करके बना हुआ वो प्रोसेस जो फिजिकल भी बोली जा सके और केमिकल भी। जिस प्रोसेस में फिजिकल एक्टिविटी भी होती है और केमिकल एक्टिविटी भी होती है उसको फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। आगे चल के हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, वाटर की स्प्लिटिंग होना और भी सारी चीज़ें फिजिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का चेंज होना और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, ये सारी चीज़ें केमिकल प्रोसेस हैं। अनदर पॉइंट, फोटोसिंथेसिस को फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस बोला गया है। तो सबसे पहली बात, फोटो वर्ड उस प्रोसेस, उस केमिकल रिएक्शन में लगाते हैं जिसमें लाइट का इस्तेमाल होता है या लाइट का यूज़ होता है। बायोकेमिकल, जब भी कोई रिएक्शन या प्रोसेस किसी लिविंग सेल में होती हो या लिविंग बीइंग के द्वारा की जाती है तो हम उसको बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइट का भी यूज़ हो रहा है और ये लिविंग सेल या प्लांट के सेल्स के थ्रू या प्लांट के थ्रू किया जा रहा है, इसलिए हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल रहे हैं। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट है, एनाबोलिक। फोटोसिंथेसिस को एनाबोलिक बोला गया है। एक्चुअल में एनाबोलिक का मतलब होता है सिंथेसिस प्रोसेस। एनाबोलिक का मतलब होता है सिंथेसिस प्रोसेस, जो भी रिएक्शन जिसमें सिंथेसिस हो रहा हो या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। एक्चुअल में ओवरऑल रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एनाबोलिक या फिर कैटाबोलिक। जब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है तो उसको कैटाबोलिक बोलते हैं, सिंथेसिस या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है तो उसे एनाबोलिक बोलते हैं। जब भी कुछ सिंपल मॉलिक्यूल मिल करके किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बोलते हैं तो ऐसी प्रोसेस को सिंथेसिस, कंस्ट्रक्टिव या फिर एनाबोलिक बोल सकते हैं। ठीक इसी के अपोजिट, जब किसी भी रिएक्शन में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कई सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है तो इसे हम डिस्ट्रक्टिव या फिर कैटाबोलिक बोलते हैं। फिलहाल में फोटोसिंथेसिस को एनाबोलिक या सिंथेसिस प्रोसेस बोला गया है, जिसमें कुछ सिंपल सब्सटेंस मिल करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन कहते हैं, इसलिए इसे एनाबोलिक बोल रहे हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस वो प्रोसेस या वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज़ होता है, जिसमें हीट स्टोर होता है, जिसमें हीट या एनर्जी स्टोर होती है। तो जब भी कोई एनाबोलिक प्रोसेस होता है तो उसे हम एंडरगोनिक ही बोलते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस या उस रिएक्शन में एनर्जी स्टोर होती है। रीज़न बिहाइंड दैट अभी हमने बताया कि एनाबोलिक प्रोसेस में कुछ सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये जब भी सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बनते हैं या चेंज होते हैं तो इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और जिस भी रिएक्शन में बॉन्ड बनता हो उसमें एनर्जी स्टोर होती है या हीट स्टोर होता है। तो जब भी एनाबोलिक प्रोसेस हो वो एंडरगोनिक होगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम सिंथेसिस या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोल रहे हैं। जब कुछ सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो हम उसे एनाबोलिक या सिंथेसिस प्रोसेस बोल रहे हैं, और इसमें हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है या हीट स्टोर होता है, इसलिए हम इसे एंडरगोनिक भी बोल रहे हैं। लास्ट वन सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इसे ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता हो तो उसे हम ऑक्सीडो रिडक्शन बोलते हैं, और इस ये NCERT में भी पॉइंट दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली हमें ध्यान ये देना है कि ऑक्सीडो रिडक्शन मतलब इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी है, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो आपको बता दें यहाँ पे CO2 का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है, इस बात को याद रखना है। इसको ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस और रिडक्शन की प्रोसेस दोनों हो रही है। तो यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है,
यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है और H2O का ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाँ इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो CO2 का रिडक्शन होता है और H2O का ऑक्सीडेशन होता है। और ये भी पूछ सकता है, तो इसमें बता देंगे इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है बाई रिमूवल ऑफ H2O को जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिमूवल ऑफ H की वजह से हो रहा है, और CO2 का जो रिडक्शन हो रहा है एडिशन ऑफ H की वजह से हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। एक बार हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन है 6CO2 + 12H2O is changed into the C6H12O6 6H2O + 6O2। याद रखना यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है और H2O का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है और H2O का ऑक्सीडेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ लाइट एनर्जी सन के लिए सनलाइट एनर्जी का सोर्स है, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि अर्थ पे अल्टीमेट और यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है, जिसकी एनर्जी को प्लांट यूज़ करते हैं, फिर उसको हार्बीवोर्स और देन कार्निवोर्स। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द इनऑर्गेनिक कार्बन इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कार्बन। तो फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में चेंज करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे CO2 को हम कार्बन का इनऑर्गेनिक फॉर्म बोल सकते हैं, और बाद में जो इससे ग्लूकोज बन रहा है, बाद में जो इससे ग्लूकोज या स्टार्च बनता है, इसको हम ऑर्गेनिक फॉर्म बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में इनऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होता है, यानी CO2 से हमें ग्लूकोज मिलता है, इसको हम इनऑर्गेनिक फॉर्म और इसको ऑर्गेनिक फॉर्म बोलेंगे कार्बन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो मेनली फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, उनमें भी मेनली ग्रीन पार्ट में अगर मोनोकॉट की बात करें तो स्टेम्स भी आ जाते हैं। तो मेनली या ओवरऑल या ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन पार्ट में, मेनली लीव्स में। तो ग्रीन प्लांट में मेनली ग्रीन पार्ट में, एंड उसमें भी मेनली लीव्स में अगर ऑर्गन की बात करें। और सेल की बात करें तो मीज़ोफिल सेल में, लीव्स में भी लीव्स की मीज़ोफिल सेल, लीव्स की ग्राउंड टिश्यू को, आगे हम टिश्यू भी देखेंगे, लीव्स की ग्राउंड टिश्यू को ही मीज़ोफिल सेल बोलते हैं। तो सेल लेवल की बात करें तो मीज़ोफिल सेल में होती है फोटोसिंथेसिस, और सेल ऑर्गेनल्स लेवल पे जाएं तो क्लोरोप्लास्ट में। मीज़ोफिल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग जस्ट द प्लास्टिड। और प्लास्टिड क्या होता है, तो अगर हम सेल पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा सारे सेल्स के पास अपने कुछ छोटे छोटे कंटेनर होते हैं जिसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स और पिगमेंट्स रखते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिड बोलते हैं। और प्लास्टिड का नाम उसमें रहने वाले जो कंटेंट हैं, जो एंजाइम्स या पिगमेंट, उस बेसिस पे होती है। तो वो प्लास्टिड जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वो प्लास्टिड या फिर सेल का कंटेनर या बर्तन जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता हो, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता हो, उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो ग्रीन प्लास्टिड, या फिर वो प्लास्टिड जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में मेनली ग्रीन पार्ट में, मेनली लीव्स में, उसमें मीज़ोफिल सेल में जो कि ग्राउंड टिश्यू में लीव्स की, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट। फिर अगर हम देखें कि इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिक्वायर्ड किन किन चीज़ों की होती है एज ए रॉ मटेरियल, तो CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आगे इसका हम देखेंगे कैसे काम करता है। और सनलाइट कहने का मेनली मतलब एक्चुअल में फोटोन पार्टिकल्स होते हैं। जब भी हम फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की बात करते हैं कि हमें सनलाइट या प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल में उन्हें फोटोन पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देता है या गिव्स या इसमें जो ऑब्टेंड होते हैं वो स्टार्च, ग्लूकोज या C6H12O6 कह सकते हैं, जो मेन रिक्वायरमेंट या मेन प्रोडक्ट होता है। उसके अलावा H2O कुछ पार्ट और O2 एज अ बाई प्रोडक्ट जो कि ऑक्सीजन है। फिर हम रफली देखें तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो दो प्रोसेस या दो रिएक्शन से मिल करके बनी हुई, और इसकी फर्स्ट हाफ प्रोसेस या फर्स्ट हाफ रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन या दो प्रोसेस का कम्बिनेशन है, उसके फर्स्ट हाफ प्रोसेस या रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और सेकेंड हाफ प्रोसेस को
डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को ही हम फोटो केमिकल फेज भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को ही हम फोटो केमिकल फेज बोलते हैं, और डार्क रिएक्शन को कार्बन फेज या फिर बायोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डार्क रिएक्शन को ही हम कार्बन फेज या कार्बोनिक फेज, उसके अलावा बायोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, और लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। अब याद ये भी रखना है, डार्क रिएक्शन को ही एनसीईआरटी या फिर और बुक मिसनॉमर बोलती है। क्वेश्चन भी आ चुका है, मिसनॉमर। डार्क रिएक्शन को मिसनॉमर क्यों होता है ये बताता हूँ। लाइट रिएक्शन एक्चुअली डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट होते हैं। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट होंगे, और डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट होते हैं। या फिर ये भी कहा जाता है कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मिसनॉमर इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस डार्क कंडीशन में ही होती है, लाइट की कंडीशन में नहीं होती है, या फिर ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट दोनों प्रोसेस हैं, ये डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली। ये इस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे ही ये भी डिपेंडेंट है, तो इनडायरेक्टली ये भी लाइट डिपेंडेंट होगा। इसको लाइट इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, या ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा या डार्क में ही होगा, लाइट के एब्सेंस में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे मिसनॉमर भी कहा जाता है। अगर हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हमने बोला था कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। फिर आगे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें लाइट रिएक्शन का मेन साइट या मेनली लाइट रिएक्शन जो अकर्स होती है वो मेम्ब्रेन सिस्टम में होती है। वो मेम्ब्रेन सिस्टम में है। क्लोरोप्लास्ट का फर्दर स्ट्रक्चर हम जब डिटेल में देखेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर ग्रेना देखने को मिलेगा। उसी के सिंगल यूनिट को थैलाकॉइड बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना या थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन प्लस उसके ल्यूमेन, थैलाकॉइड की इंटरनल स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं। आगे स्ट्रक्चर डायग्राम में हम देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना या थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन और ल्यूमेन से रिलेटेड है। ये साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है। बाकी की जो फर्दर हाफ रिएक्शन है, जिसे हम बायोकेमिकल फेज या कार्बनिक फेज बोल रहे थे, जिसे हम आगे देखेंगे C3 साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल, और साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन के नाम पे इसे कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की फर्दर सेकेंड हाफ रिएक्शन है। इसका अगर हम साइड देखें तो क्लोरोप्लास्ट में ही जो उसका अनदर पार्ट है स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में अकर करता है। तो फोटोसिंथेसिस मेन साइट क्लोरोप्लास्ट में भी किस पार्ट में, अगर दो पार्ट हैं फोटोसिंथेसिस के, फर्स्ट हाफ रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर होता है ग्रेना या उसकी सिंगल यूनिट होती है थैलाकॉइड, उसके मेम्ब्रेन और ल्यूमेन या खाली स्पेस से रिलेटेड है। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। डायग्राम देखते ही पूरा क्लियर हो जाएगा। डार्क रिएक्शन को ही हम बायोकेमिकल फेज, कार्बनिक फेज, C3 साइकिल और साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन के नाम पे कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और लाइट रिएक्शन को ही हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, जो कि फर्स्ट हाफ रिएक्शन। फिर फर्दर हम ये भी सोच सकते हैं कि दो रिएक्शन की ज़रूरत क्या है। तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट हाफ रिएक्शन जो कि लाइट रिएक्शन है, उसमें हम एक्चुअल में मेन हमें ATP और NADPH चाहिए होता है, जिसे हाई एनर्जी कंपोनेंट भी बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं। इन्हें हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट या फिर एसिमिलेटरी पावर भी बोलती हैं। इनका फॉर्मेशन फर्स्ट हाफ रिएक्शन में होता है। फिर इन्हीं का यूज़ करके फर्दर जो सेकेंड हाफ रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल, जो कि मेन रिएक्शन है जिसे हमें फाइनल प्रोडक्ट स्टार्च, ग्लूकोज या ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डार्क रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH है, ये एसिमिलेटरी पावर बोल सकते हैं या फिर हाई एनर्जी
इंटरमीडिएट कंपाउंड बोल सकते हैं, जिसका यूज़ करके फर्दर डार्क रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं या फिर करते हैं, जिसके कारण स्टार्च, ग्लूकोज या ऑर्गेनिक फूड मिलता है। मीन्स फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट हाफ रिएक्शन में हमें एटीपी और एनएडीपीएस मिलता है, इसका फॉर्मेशन होगा, जिसका यूज़ करके फिर डार्क रिएक्शन चलेगी, जिसमें हमें स्टार्च या फिर ग्लूकोज, ऑर्गेनिक फूड या फिर फाइनल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का मिलता है। और ये हम पहले देख चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन ग्रेना और थैलेपॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, जहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएस बनता है, वो बन करके बाहर स्ट्रोमा में आता है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है इन दोनों एसिमिलेटरी पावर से इंटरमीडिएट कंपाउंड की वजह से, जिसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट स्टार्च, ग्लूकोज या फिर ऑर्गेनिक फूड मिलता है। अब हम एनसीईआरटी कवर करते हुए थ्रोली एकदम निकलेंगे यहाँ से, रिवीजन करते हुए रीजन टाइप में। जैसे कि देखते हैं कि अगर एनसीईआरटी देखते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में, जो तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है, इसमें जो हमें दो मेन पॉइंट बस याद रखने कि फोटोसिंथेसिस मेनली हम जानते हैं कि यहाँ प्लांट में होता है, प्लांट को ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि सन यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, और उसी की एनर्जी को प्लांट यूज़ करते हैं, जिसको फर्दर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके दो रीज़न बताए गए हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ, पहला रीज़न है फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। सल की ही एनर्जी को प्लांट यूज़ करके फूड बनाते हैं, जो वही एनर्जी फर्दर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स में ट्रांसफ़र होती है। उसके अलावा जो दूसरा रीज़न बताया गया है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम जानते हैं, और वो ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो ग्रीन प्लांट और उसमें होने वाली प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ही। फिर फर्दर आ जाते हैं हम 13.1 पे। 13.1 व्हाट डू वी नो में, तो इसमें बस ये मतलब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो दिया हुआ है। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, लाइट, CO2 ये रिक्वायर्ड होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है। और फर्दर हम सीधे आ जाते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट पे। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट की एक समरी बता देता हूँ। बेसिकली इसमें हमें साइंटिस्ट का नाम और उन्होंने किस चीज़ की खोज या डिस्कवरी की थी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हमें ये याद रखना होता है। तो कुछ साइंटिस्टों के नाम मैं बता देता हूँ, क्या क्या डिस्कवरी थी, क्या रिलेटेड, ये चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है वो जोसेफ प्रिस्ले। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जोसेफ प्रिस्ले, डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई ये भी याद रखेंगे 1779। सबसे पहले तो इनके नाम जाता है डिस्कवरी, ही डिस्कवर द O2, इन्होंने ही O2 या ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट कैंडल माउस और प्लांट इनसाइड अ बेल जार एंड कंक्लूडेड दैट द प्लांट प्यूरिफाई द एयर। ये एक्सपेरिमेंट जो कि एनसीईआरटी में देखते हैं, हम इसको देख लेंगे, बस ये याद रखना है। उसके अलावा जैन इंजन हाउस 1779 सेम ईयर दिया हुआ है। सो दैट द सनलाइट इज़ इसेंशियल टू द प्लांट, सनलाइट की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस में प्लांट को, ये चीज़ें देखी गई थी। उसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि he also showed that only the green part of plant that could release the oxygen। एक्चुअल में ये क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन प्लांट या ग्रीन पार्ट कहने का मतलब क्लोरोफिल की प्रेजेंस है। तो क्लोरोफिल जिस पार्ट में प्रेजेंट है वहीं फोटोसिंथेसिस होती है, वहीं ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। इस बात को ये बता रहे हैं ये दो साइंटिस्ट। तीसरे साइंटिस्ट जूलियस सैक 1862 प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज when the plant grow and glucose is actually stored as starch। इन्होंने बताया था कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें जो फूड बन रहा है ऑर्गेनिक वो ग्लूकोज है, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में, तो स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम TW एंजलमैन। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम TW एंजलमैन 1842 to 1909, इसको याद रखेंगे डेट को भी। He showed that the importance of blue and red light of the split spectrum in the photosynthesis। Using a prism he split light into the spectral component and then eliminated a green alga। प्लांट का नाम ही रखना है, इन्होंने जो साइंटिस्ट ने जो प्लांट या यूज़ किया था वो एल्गी था, वो भी ग्रीन एल्गी। कौन सा था? क्लैडोफोरा। एक्चुअल में क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी को उन्होंने रखा था, और प्रिज्म के थ्रू जो वाइट लाइट थी उसको 7 पार्ट में रिलीज़ करके ये दिखाया था कि मेनली जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है वो कोई और नहीं,
ब्लू और रेड लाइट वाला रीज़न था, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो वाइट लाइट या सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो विबग्योर कलर होते हैं, सातों कलर, उसमें से मेन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो लाइट या कलर इंपॉर्टेंट है वो ब्लू और रेड लाइट। तो वाइट लाइट में 7 कलर हैं जिसमें से ब्लू और रेड के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, ये इन्होंने बताया था। एल्गी का नाम पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट Reuven and Kamen 1941 demonstrated that the oxygen given out during photosynthesis is from the water। एक्चुअल में जब रिएक्शन देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज मिलता है उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट O2 है वो कहीं से भी, यहाँ पे CO2 में भी O2 है और H2O में भी O2 है। तो एक्चुअल में ये जो O2 आ रहा है वो किस पार्ट से आ रहा है? तो इन्होंने बताया था, रूबेन और कैमन, दो साइंटिस्टों ने बताया था कि ये जो ऑक्सीजन निकल करके एज अ बाई प्रोडक्ट आ रहा है वो CO2 से नहीं, रॉ प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल में या रिएक्टेंट के वाटर या H2O में से आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये, और भी साइंटिस्ट के नेम है जिसको आप NCERT से देख लेंगे। NCERT पे पेज नंबर 208 पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इन ग्रीन प्लांट H2O इज हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। एक्चुअल में यहाँ पे जो CO2 चेंज होता है ग्लूकोज में वो रिड्यूस्ड होता है, जो वो हाइड्रोजन के एडिशन से रिड्यूस होता है, और यहाँ पे जो उसे हाइड्रोजन दे रहा है वो और कोई नहीं, वहाँ पे यूज़ होने वाला वाटर, ये हाइड्रोजन डोनर का काम करता है जो CO2 को रिड्यूस करता है, जो रिड्यूस होने के बाद ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। दिया हुआ है कि अभी इसके पहले हमने बोला था कि ये प्रूफ किया गया था कि जो इसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है वो CO2 का नहीं बल्कि इस H2O को होता है। ये H2 जा कर के इससे रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है और ये O2 खुद रिलीज़ हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर के रिमूवल ऑफ H2 की वजह से ऑक्सीजन में। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को देखा गया कि जब इनमें फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें O2 एज अ बाई प्रोडक्ट नहीं रिलीज़ होता है, उसमें O2 एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होता है, उनमें सल्फ़र या सल्फेट यूज़ करता है, क्योंकि वहाँ पे एज अ हाइड्रोजन डोनर H2O नहीं बल्कि अदर प्रोडक्ट, सल्फ़र वाले प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जिसमें कि H जा कर के रिड्यूस कर देता है CO2 को, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है और वहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र निकलता है। यहाँ पे ये रिएक्शन वही बता रही है, यहाँ पे H2O नहीं लिया गया है, अनदर सुटेबल हाइड्रोजन डोनर लिया गया है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो ठीक है लेकिन O2 की जगह ये प्रोडक्ट निकलता है, ये जो भी इसके साथ डोनर हो। नेक्स्ट आते हैं हम 13.3 पे, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ये ग्रीन प्लांट में, मेनली ग्रीन पार्ट में, मेनली लीव्स में और उसमें भी क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है। फिर उसके अलावा अंदर स्ट्रक्चर वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है और फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट हाफ पार्ट जिसे लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, ये मेम्ब्रेन सिस्टम में होता है, जिसमें ATP और NADPH जो कि हाई इंटरमीडिएट कंपाउंड बोले जाते हैं, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो फर्दर आगे जो सेकेंड हाफ रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन या C3 साइकिल, इसको चलाने के काम आते हैं और इसमें हम फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है, डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है और लाइट रिएक्शन उसके ग्रेना या थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। अब हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में फर्दर हम एंटर करते हैं तो इसमें जो आपको ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसमें जो एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है इसे ही थैलाकॉइड बोलते हैं, इसे ही थैलाकॉइड बोलते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन का मेन साइट होता है थैलाकॉइड। तो एक सिक्के या फिर एक पॉइंट टाइप के सर्कल स्ट्रक्चर को थैलाकॉइड बोलते हैं और इनके पूरे ग्रुप को, यानी कि थैलाकॉइड के बंच या फिर ग्रुप को या पाइल्स ऑफ थैलाकॉइड को ही हम ग्रेना बोलते हैं। फिर एक थैलाकॉइड की बात करें तो ये इसका मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड डबल सरफेस सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, डबल सरफेस, इस बात को ध्यान देंगे, डबल सरफेस सिंगल मेम्ब्रेन, डबल सरफेस सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है थैलाकॉइड, डबल सरफेस सिंगल
मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है थैलाकोइड, और इसमें जो बीच में खाली स्पेस दिख रही है ये थैलाकोइड का ल्यूमेन, ये बीच में खाली स्पेस ये थैलाकोइड का ल्यूमेन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म में। उसके अलावा दो ग्रेना, एक पॉइंट को हम थैलाकोइड और थैलाकोइड के पाइल्स या बंच को हम ग्रेना बोल रहे हैं। ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन जो कि डबल सरफेस सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस, इसका भी आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है। बीच की खाली स्पेस को हम ल्यूमेन बोल रहे हैं और इस पूरे क्लोरोप्लास्ट की खाली स्पेस को हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट की खाली स्पेस को हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। और दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर, दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को ही हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को ही स्ट्रोमा लैमेली बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, और पूरी जो अंदर की खाली स्पेस है इसे हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। और अभी हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखा था, उसकी फर्स्ट हाफ रिएक्शन थैलाकोइड और ग्रेना के मेम्ब्रेन सिस्टम में हो रही है, और बाकी की जो सेकेंड हाफ रिएक्शन है जिसे कि हम डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, ये स्ट्रोमा में होती है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस आउटर इनर, इसके अंदर जो एक पॉइंट है थैलाकोइड में डबल सरफेस सिंगल मेम्ब्रेनस ये स्ट्रक्चर हो गया, बीच में ल्यूमेन, और ये पूरी खाली स्पेस स्ट्रोमा, दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोमा लैमेली बोल रहे हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर बहुत मायने रखते हैं, आगे फर्दर मैकेनिज्म में हमको ये चीज़ें देखनी है। 13.3 में थोड़ा सा एनसीईआरटी हम देख लेते हैं, उसमें दिया हुआ है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस में ग्रीन लीव्स, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीन लीव्स में, ऑल्सो अकर्स इन अदर ग्रीन पार्ट, बट मेनली या फिर ज़्यादातर ग्रीन लीव्स में ये होते हैं फोटोसिंथेसिस, जस्ट बिकॉज इनमें ग्राउंड टिश्यू मेसोफिल सेल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है जो आगे फर्दर फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड या इम्पॉर्टेंट है। और इसका ये भी याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल या लीव्स की ग्राउंड टिश्यू के बिल्कुल अलोंग या फिर सरफेस पे होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ताकि उन्हें ऑप्टिमम या मैक्सिमम क्वांटिटी में लाइट रेज मिल सके। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के फर्दर स्ट्रक्चर में दिया हुआ देयर इज़ अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। और यहाँ पे ये भी है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लियर डिवीज़न ऑफ लेवर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। इस पॉइंट का मतलब है इसमें जो दो पार्ट फोटोसिंथेसिस के हैं, फर्स्ट हाफ आज लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन, ये अलग अलग पार्ट में। लाइट रिएक्शन मेनली मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, मेनली मेम्ब्रेनस सिस्टम ग्रेना और थैलाकोइड के मेम्ब्रेनस सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएस एसिमिलेटरी पावर बनते हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड बनते हैं। और स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के बाहरी स्ट्रक्चर, स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है, जो कि हम फर्दर पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम एनसीईआरटी के फोर्थ पॉइंट 13.4 पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। टोटल 4 पिगमेंट यहाँ देखेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटल पिगमेंट जो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, पिगमेंट टोटल 4 पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। फार्मूला चाहे तो याद रख सकते हैं, क्लोरोफिल ए में C55H72O5N4Mg, क्लोरोफिल बी में C55H70O6N4Mg, कैरोटीन C40H56 और ज़ैंथोफिल C40H56O2। यहाँ ध्यान देंगे ए और बी में बहुत खास अंतर नहीं है फार्मूले में, ये 72, ये 70 और यहाँ पे 6 और 5। एक चीज़ और याद रखेंगे, इन 4 पिगमेंट्स में से जो मेन पिगमेंट होता है या मेन पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को, जहाँ से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट करता है, यूज़ क्या होता है। तो मेन पिगमेंट यहाँ पे क्लोरोफिल ए माना जाता है। इन चारों पिगमेंट में से जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। बाकी इन तीनों पिगमेंट को हम एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। ये एफिशिएंसी को, फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इन्हें हम एसेसरी पिगमेंट भी बोलते हैं। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, एसेसरी पिगमेंट, और इन्हीं तीनों को हम सिल्ड पिगमेंट भी बोलते हैं। इन्हीं तीनों को सिल्ड पिगमेंट भी बोला जाता है।
बट अगर मेन सिल्ड पिगमेंट बोले तो वो कैरोटीन को बोलते हैं, और सिल्ड पिगमेंट उसे बोल रहे हैं जो प्रोटेक्शन दे रहा हो। एक्चुअल में ये तीनों क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्स फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं या डिस्ट्रक्ट होने से बचाते हैं। ये तीनों इसीलिए इन्हें सिल्ड पिगमेंट बोल रहे हैं। और मेन सिल्ड पिगमेंट की बात करें तो हम कैरोटीन की बात करते हैं। मेन सिल्ड पिगमेंट अगर एक ऑप्शन में बताना रहे इन तीनों में से तो कैरोटीन बोलेंगे। इन चारों में मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, एसेसरी सिल्ड पिगमेंट ये हैं, और इन्हीं एसेसरी सिल्ड पिगमेंट को ही एंटीना मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इन्हीं को हम एंटीना मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। एक्चुअल में इनका मेन वर्क होता है लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को पास कर देना, ताकि फर्दर फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन को ये आगे बढ़ा सके। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। तो इन तीनों को एसेसरी पिगमेंट, सिल्ड पिगमेंट, एंटेना मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, और ये मेन पिगमेंट या नेसेसरी पिगमेंट भी बोला जाता है क्लोरोफिल ए को। अभी जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए को बोल रहे हैं। क्लोरोफिल ए को हम मेन पिगमेंट बोल रहे हैं। बाकी इन तीनों को हमने बोला एसेसरी पिगमेंट, सिल्ड पिगमेंट या फिर एंटीना मॉलिक्यूल। मेन सिल्ड पिगमेंट कैरोटीन है, वैसे तीनों को सिल्ड पिगमेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये फोटो ऑक्सीडेशन या डिस्ट्रक्शन से क्लोरोफिल ए को ये तीनों बचाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फोटो सिस्टम। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की जो फर्स्ट रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, वो क्लोरोप्लास्ट के जिस पार्ट में होती है उसे एक सिस्टम बोलते हैं, और ये एक फोटो सिस्टम कह रहे हैं। और फोटो सिस्टम एक्चुअल में दो पार्ट से मिल करके बना हुआ है। फोटो सिस्टम दो पार्ट से मिल करके बना हुआ है, रिएक्शन सेंटर प्लस एलएचसी। रिएक्शन सेंटर प्लस एलएचसी, और एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को बोल रहे हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान देते हैं एलएचसी। एक चीज़ और ध्यान देना, जिन्हें हम एसेसरी पिगमेंट, सिल्ड पिगमेंट या एंटेना मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, इन्हीं को हम एलएचपी भी बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके पास करते हैं क्लोरोफिल ए को। तो इन्हें हम एलएचपी भी बोल रहे हैं। अब एलएचपी और एलएचसी पे ध्यान देना। हमने बोला कि एंटीना मॉलिक्यूल को ही हमने एलएचपी बोला, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स ये लाइट को हार्वेस्ट या कलेक्ट करके क्लोरोफिल ए को पास करते हैं। अब एलएचसी, एलएचपी हमने बोला फोटो सिस्टम वो साइट है जिसमें लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट हाफ रिएक्शन। और फोटो सिस्टम दो पार्ट से मिलकर के बना है। फोटो सिस्टम दो पार्ट से मिलकर के बना, या इसके दो पार्ट हैं, रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ध्यान देंगे एंटेना मॉलिक्यूल, यानी ये तीनों क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जैंथोफिल, जिसे हम एसेसरी सिल्ड और एलएचपी भी बोल रहे हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग में एलएचपी प्लस कुछ प्रोटीन मिल करके, यही तीनों मॉलिक्यूल और कुछ प्रोटीन इन तीनों मॉलिक्यूल की इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है आपस में। तो एलएचपी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट या फिर एंटीना मॉलिक्यूल या फिर सिल्ड पिगमेंट प्लस कुछ प्रोटीन पार्ट जो इनकी इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है, ये मिल करके बना लेते हैं एलएचसी। और एलएचसी और रिएक्शन सेंटर मिल करके बनाते हैं फोटो सिस्टम, जहाँ पे लाइट रिएक्शन अक्सर होती है। एलएचसी एलएचपी में कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीना मॉलिक्यूल या इन तीनों को ही हम क्या बोल रहे हैं, एलएचपी बोल रहे हैं। और उसमें थोड़ा सा प्रोटीन जो कि इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ये मिलकर के एलएचसी और रिएक्शन सेंटर मिलकर के फोटो सिस्टम बना लेते हैं। अब बात ये ध्यान देनी है कि रिएक्शन सेंटर भी कुछ और नहीं, जो हमारा मेन पिगमेंट है, जो हमारा मेन पिगमेंट है मीन्स क्लोरोफिल ए, इसी को हम रिएक्शन सेंटर बोल रहे हैं। यानी कि इन चारों
चारों जो पिगमेंट यूज़ हो रहे हैं यही फोटो सिस्टम है। इसमें क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट, ये रिएक्शन सेंटर जहाँ मेन फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होगा, बाकी फर्दर LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये चारों मिल करके ही फोटो सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को बोला गया है। फर्दर बाकी जो तीनों बच रहे हैं एंटेना मॉलिक्यूल उनको LHC बोल रहे हैं, और यही दोनों मिल करके फोटो सिस्टम बना रहे हैं। एक फ़ोटो सिस्टम में हम ध्यान देंगे, एक फ़ोटो सिस्टम में हमेशा रिएक्शन सेंटर या मेन पिगमेंट का जो अमाउंट होगा वो सिर्फ एक होगा, बाकी LHC या जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है सेकेंड पार्ट फ़ोटो सिस्टम का, ये NCERT में लिखा हुआ है हंड्रेड्स, और लगभग ये 300 अबाउट 300 एक फोटो सिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर या एक मेन पिगमेंट या एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं। बाकी 300 मॉलिक्यूल या पार्ट्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर इन तीनों के प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अभी हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस की जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन है जिसे फोटोकेमिकल फेस या लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, वो जिस जगह पे हो रही है उस साइड को हम फोटो सिस्टम बोल रहे हैं। और फोटो सिस्टम हमने देखा कि रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो पार्ट से मिल करके बना हुआ, और ये कुछ नहीं है, चार पिगमेंट में से एक पहला पिगमेंट मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर है। बाकी तीनों जो एंटेना मॉलिक्यूल या एक्सेसरी पिगमेंट बोले जा रहे हैं, ए कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये LHC है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। LHP और प्रोटीन ही मिल करके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोले जा रहे हैं। तो टोटल फोटो सिस्टम के दो पार्ट हैं, रिएक्शन सेंटर और LHC। अब हम टाइप ऑफ फोटो सिस्टम की बात करें तो टोटल दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, और किस बेसिस पे इसको याद रखेंगे। अगर फोटो सिस्टम के दो पार्ट हैं तो फोटो सिस्टम के दो टाइप हैं, तो फोटो सिस्टम में जो दो पार्ट हैं उसके रिएक्शन सेंटर, टाइप ऑफ रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे टाइप ऑफ फोटो सिस्टम है। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे। फोटो सिस्टम के दो पार्ट हैं, रिएक्शन सेंटर और LHC। इसमें से फोटो सिस्टम के दो टाइप होने के पीछे रीज़न उसके दो टाइप के रिएक्शन सेंटर होने की बात कर रहे हैं। रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए टू टाइप के पाए जाते हैं, जो दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्लोरोफिल ए दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस कारण रिएक्शन सेंटर या क्लोरोफिल ए दो टाइप के हैं, जिसके कारण दो टाइप के फोटो सिस्टम बन जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए एक 680 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एक टाइप ऐसा होता है जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब भी किसी फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए या तो 680 का होगा या तो 700, और यही दो टाइप के होने के कारण, दो टाइप के रिएक्शन सेंटर या क्लोरोफिल ए होने के कारण दो टाइप के फोटो सिस्टम भी हैं। क्लोरोफिल ए या रिएक्शन सेंटर की दो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। इसी बेसिस पे फोटो सिस्टम भी दो टाइप के हैं। तो PS फर्स्ट, जब रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर वाला हो, 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला हो, प्लस उसके अलावा LHC, तो ये फ़ोटो सिस्टम फर्स्ट कहलाए। फ़ोटो सिस्टम सेकेंड में हमेशा जो क्लोरोफिल ए या रिएक्शन सेंटर होगा उसकी कैपेसिटी 680 नैनोमीटर, और उसके अलावा लाइट हार्वेस्टिंग। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में हमेशा रिएक्शन सेंटर या क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर वाला, और PS सेकेंड में 680। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर दो स्टूडेंट हैं, एक के 700 मार्क्स आते हैं और एक के 680 मार्क्स आते हैं, तो उसमें से फर्स्ट कौन आएगा सेकंड कौन आएगा, तो जाहिर सी बात है जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट आएगा। तो 700 नैनोमीटर रिएक्शन सेंटर वाला PS फर्स्ट कहलाता है, और 680 वाला PS सेकेंड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात पे ध्यान देने कि फोटोसिंथेसिस में जो वाइट लाइट की 7 लाइट है उसमें सबसे ज़्यादा जिस लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू और रेड ही हैं। इसमें दो पॉइंट जिससे क्वेश्चन आ सके हैं। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों अलग अलग हैं। ये तो बताया गया कि ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन उसमें दो बात याद रखना है। ब्लू और रेड में से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जिस लाइट का होता है, क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो ब्लू होती है, और उसके बाद रेड। लेकिन
एक्शन स्पेक्ट्रम में देखिए उल्टा कर दिया रेड और ब्लू। एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड का होता है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा रेड के प्रेजेंस में होती है, ना कि ब्लू के। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा ब्लू का होता है, फिर उसके बाद रेड का होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा यूज जिस लाइट का है वो रेड का है, उसके बाद ब्लू का है। तो आप ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ब्लू का होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन यूज़ रेड का सबसे ज़्यादा होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी में 13 पॉइंट एक बार हम ये डायग्राम देख लेते हैं। पेज नंबर 210, यहाँ जो ग्राफ दिए हुए हैं, बहुत इसमें परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ग्राफ नंबर 1 में अगर हम डायग्राम नंबर 1 में देखें तो जो क्लोरोफिल, बी, कैरोटीन, क्लोरोफिल, ये जो तीनों पिगमेंट हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं उसका पीक दिखाया गया। लाइट को कौन कैसे कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा पिगमेंट, उसके पीक को दिखाया गया। दूसरे डायग्राम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखाया गया। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस O2 कितना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही उसका बाई प्रोडक्ट O2 रिलीज़ होगा। तो पहले डायग्राम में कौन सा पिगमेंट कितने लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो तीनों दिखाया गया है, ज़ैंथोफिल को यहाँ पे छोड़ करके, क्योंकि मिनिमम होता है मेन पिगमेंट या फिर मेन ये तीनों हैं, इनको दिखाया गया है। और दूसरे ग्राफ में दिखाया गया कि हाँ ये फोटोसिंथेसिस का रेट है, कैसे दिखाया गया, कितना O2 रिलीज़ हो रहा है उस बेसिस पे। थर्ड डायग्राम को देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्यों बोला गया है कि मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, क्यों बोला गया है कि मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, उसके पीछे यही वजह है कि जब इस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाले डायग्राम या ग्राफ को आप सुपर इम्पोज करेंगे इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा ये जो मैचिंग होगा वो इस बेसिस पे है। मतलब क्लोरोफिल ए से जब आप इस ग्राफ को इन तीनों लाइन से क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल ए के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो जो ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको क्लोरोफिल ए की मिलेगी। इससे ये समझ में आता है कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट ही मेन पिगमेंट है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाले ग्राफ को तीनों पिगमेंट के ग्राफ के साथ मैच करेंगे, तो सुपर इम्पोज करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो मैचिंग आएगी, ओवरलैपिंग आएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, वो क्लोरोफिल ए से आएगा। यही बात बताता है कि क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस को ओवरऑल रेगुलेट करता है। इसीलिए क्लोरोफिल ए को ही मेन पिगमेंट बोला गया। फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल देखते हैं जिससे क्वेश्चन आ चुका है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की बात करें तो ये टेडपोल लाइक होते हैं। टेडपोल फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं टेडपोल, जिसमें मेनली हेड पार्ट और टेल पार्ट आते हैं। टेडपोल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा, हेड और टेल, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है टेडपोल लाइक। इसमें हेड पार्ट होते हैं और टेल पार्ट। हेड पार्ट को पोरफायरिन हेड बोला गया और टेल पार्ट को फाइटोल टेल। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। हेड पार्ट को पोरफायरिन हेड और टेल पार्ट को फाइटोल टेल। पोरफायरिन और फाइटोल से बिल्कुल घबराना है, ये इनकी केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेड पोरफायरिन हेड, टेल फाइटोल टेल, ये इसके केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोरफायरिन हेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम के स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आता है, आ चुका है, आ सकता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर है टेडपोल लाइक, इसका जो हेड पार्ट है वो पोरफायरिन हेड है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, सिमिलर टू हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। इसके स्ट्रक्चर भी लगभग इसी तरह होते हैं, पोरफायरिन या रिंग लाइक। और इसको साइक्लिक टेट्रापाइलोरिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, टेट्रा वर्ड 4 के लिए। एक्चुअल में ये जो हेड पार्ट है इसमें बीच में नॉन आयनिक मैग्नीशियम होता है, याद रखेंगे, नॉन आयनिक। हेड पार्ट में सेंटर में नॉन आयनिक मैग्नीशियम और किनारे किनारे टोटल
सेंटर में मैग्नीशियम और इसके किनारे में 4 नाइट्रोजन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बाकी ये टेल पार्ट, ये हेड पार्ट हो गया, बाकी ये टेल पार्ट, इसलिए इसे टेट्रा पाइलोरिक बोल रहे हैं। टोटल 4 नाइट्रोजन, बीच में नॉन आयनिक मैग्नीशियम। और ये टेल, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई। ये हेड पार्ट जिसे रिंग लाइक बोल रहे हैं, पोरफायरिन हेड बोल रहे हैं, टेट्रा पाइरोलिक बोल रहे हैं, बीच में नॉन आयनिक मैग्नीशियम और चारों तरफ नाइट्रोजन। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, इतना याद रखेंगे। तो अब हम 13.5 लगभग देख चुके हैं। इसमें वही दिया हुआ लाइट रिएक्शन का साइट क्या चीज़ है, ये हमने पहले ही देख लिया। तो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज, इसमें इट इंक्लूड्स लाइट एब्सॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट ATP एंड NADPH। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम अभी जब आगे देखेंगे तो क्या लाइट एब्जॉर्प्शन, कैसे वाटर स्प्लिटिंग, कैसे ऑक्सीजन रिलीज, कैसे ATP और NADPH फॉर्म कर रहा है, ये आगे हम मैकेनिज्म देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिर दिया हुआ है सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, अगर हम आगे जाएंगे तो ये फोटो सिस्टम की बात कर रहा है। तो टोटल फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको बोल रहे हैं, तीनों जो पिगमेंट थे क्लोरोफिल, बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, जिसमें बताया कि दो सारे मिल करके और रिएक्शन सेंटर मिल करके 2 फोटो सिस्टम बना रहे हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। और फोटो सिस्टम, ये बात इंपॉर्टेंट है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड, these are named in the sequence of their discovery, not in the sequence in which they function। फोटो सिस्टम सेकेंड बाद में डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ था, तो ये डिस्कवरी के बेसिस पे है। उसके अलावा द LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंडेड टू प्रोटीन। तो हमने पहले बताया था LHC = LHP प्लस प्रोटीन, और LHP में क्लोरोफिल, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल आते हैं। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट, फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट except one molecule of chlorophyll A forming a light harvesting system also called as antenna। यानी कि क्लोरोफिल ए को छोड़ दिया गया है, तो बाकी बचे क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये तीनों मिलकर के ही एंटेना मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी को हम LHC भी बोल सकते हैं, LHP भी बोलते हैं, और इन्हीं को सेल पिगमेंट भी बोल रहे हैं। फिर ये फर्दर इन्हीं एंटेना मॉलिक्यूल यानी क्लोरोफिल ए को छोड़ करके जो फर्दर तीनों उनके बारे में बोला, दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light। अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर इनको एब्जॉर्ब कर सकता है। बाकी वेवलेंथ की लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये एंटेना मॉलिक्यूल या अदर तीनों पिगमेंट करते हैं, और उसको फर्दर पास कर देते हैं क्लोरोफिल ए को। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। तो हमने पढ़ा कि पूरा फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर और LHP से बना हुआ है। द रिएक्शन सेंटर इज़ डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन सेंटर 2 अलग अलग होते हैं, एक 700 नैनोमीटर वाला, 680 नैनोमीटर। यहाँ पे P700 फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात कर रहा है और P680 फोटो सिस्टम सेकेंड की बात कर रहा है। P यहाँ पे पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है कि किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब फर्दर पूरी लाइट रिएक्शन जिसमें कि ATP और NADPH बन रहा, उसकी पूरी मैकेनिज्म है, जिसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन और कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे सेकंड लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी मैकेनिज्म है, 5 मिनट में पूरी मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगी। इसे रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पूरा मैकेनिज्म आपको याद हो जाएगा। फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होती है, फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ATP इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ATP के फॉर्मेशन को ही
फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। एटीपी के फॉर्मेशन को ही फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जिसमें एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके एटीपी बनाते हैं, उसे हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो दोनों में एटीपी का फॉर्मेशन है, बस ये साइट और प्रोसेस अलग अलग है। इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन भी एटीपी का फॉर्मेशन है, फोटो फॉस्फोराइलेशन भी एटीपी का फॉर्मेशन है। जब फोटोसिंथेसिस में फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, जब फोटोसिंथेसिस में फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, तो इसे फोटो फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ लाइट का यूज़ है। और यही जब एक और फिजियोलॉजी है प्लांट की, रेस्पिरेशन, प्लांट एनिमल दोनों, जब रेस्पिरेशन में फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन या एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और इनकी साइट ऑफ या फिर ऑर्गेनल्स भी अलग अलग होते हैं। फोटो फॉस्फोरेशन जनरली क्लोरोप्लास्ट में होता है, या फिर बोले फोटो फॉस्फोरिलेशन किससे रिलेटेड है तो क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेनी। फॉर द सेकेंड लेक्चर में हम लाइट रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, जिससे रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि लाइट एब्जॉर्प्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ईटीएस, कीमियो ऑस्मोसिस, हाइपोथेसिस। 5 मिनट का लेक्चर है, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।